Good morning student, I am Gupta Kumar Srivastav and this is my second video of question and answer of Geography chapter number 1 Resource and Development. We have already completed question number 2. Now we are going to start the answer the following question in 120 word. इससे पहले हम लोग 130 वर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं. चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे 120 वर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से डिस्कस करते हैं और समझते हैं. Explain land use pattern in India and why was the land under the forest not increased much since 1960-61. पहला क्वेश्चन है, आप पहले समझ लीजिए. लिखा गया है एक्सप्लेन द लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, किस प्रकार से लैंड का यूज किया जाता है भारत में. और वाई हैज़ द लैंड अंडर द फॉरेस्ट नॉट इंक्रीज, और क्यों जो लैंड है वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है 1960 से 61 के बीच में. तो इसका कारण हम लोग पता करते हैं, देखते हैं इसका आंसर. देखिए, लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया आर प्राइमरीली डिवाइडेड इनटू एग्रीकल्चर लैंड, फॉरेस्ट लैंड. देखिए, जो लैंड रिसोर्स है इंडिया में प्राइमरीली डिवाइडेड किया गया है इसको एग्रीकल्चर लैंड, फॉरेस्ट लैंड. मतलब इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो हमारा जितना भी लैंड है वो दो भागों में बटा हुआ है, एग्रीकल्चर लैंड और फॉरेस्ट लैंड के बीच में. जहाँ पे लैंड का मतलब होता है मीन्स द पास्चर्स एंड द ग्रेजिंग एंड द वेस्ट लैंड. ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि लैंड जो है पास्चर्स, ग्रेजिंग एंड वेस्ट लैंड के रूप में भी आते हैं. वेस्ट लैंड इंक्लूड रॉकी, एरिड और डिजर्ट एरिया. जो वेस्ट लैंड है उसको आप बिल्कुल यहाँ पे याद रखिएगा. वेस्ट लैंड का मतलब होता है रॉकी, एरिड और डिजर्ट एरिया. एंड द लैंड यूज फॉर द अदर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पज सच एज हाउसिंग, रोड, इंडस्ट्री. तो यहाँ पे आपके पास एक सवाल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लैंड, वेस्ट लैंड के बारे में आप हमेशा याद रखिएगा कि रॉकी, एरिड एंड डिजर्ट एरिया को या फिर नॉन एग्रीकल्चर पर्पज के लिए जो हम लोग घर बनाते हैं, इंडस्ट्री बनाते हैं, रोड बनाते हैं, उसको हम लोग वेस्ट लैंड कहते हैं. तो यहाँ पे बच्चों को बहुत जरूरी है वेस्ट लैंड के बारे में जानना. ठीक है, चलिए उसके बाद हमारे पास अकॉर्डिंग टू द रिसेंट डाटा अबाउट 54% ऑफ द टोटल लैंड एरिया इज कल्टिवेबल और फॉलो 22.5% इज कवर बाय द फॉरेस्ट एंड 3.45% इज यूज फॉर ग्रेजिंग. यहाँ पे साफ बता दिया कि 64% जो है वो लैंड एरिया कल्टिवेबल मतलब कल्टिवेशन होता है और 22.5% जो है फॉरेस्ट से कवर है और 3.45% जो है ग्रेजिंग के लिए काम किया जाता है, मतलब जानवरों को चराया जाता है. द रेस्ट इज वेस्ट लैंड, और बाकी सब जो है वेस्ट लैंड के रूप में है. मैंने आपको बताया था वेस्ट लैंड मतलब क्या, फॉरेस्ट, हाउस, रोड या इंडस्ट्री बनाने के लिए जो यूज करते हैं वेस्ट लैंड में आ जाता है. विच टेरेसेज द मिसलेनियस कल्टिवेशन, जिसके कारण आपको बहुत सारा कल्टिवेशन देखने को मिलता है. द लैंड अंडर फॉरेस्ट हैज़ नॉट इंक्रीज सिंस 1960-61. क्यों यहाँ पे अब बताया जा रहा है कि क्यों 1960-61 में लैंड को इंक्रीज नहीं कर पाए. बिकॉज द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा डिमांड फॉर द मोर लैंड टू एक्सपेंड एग्रीकल्चर मेनली आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन. तो यहाँ पे ये कहा गया है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के बाद जो समय था, डिमांड फॉर द लैंड टू एक्सपेंड एग्रीकल्चर, जो डिमांड था एग्रीकल्चर लैंड के लिए मेनली आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण बढ़ा. द डेवलपमेंट वर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी लीड टू द क्लियरेंस ऑफ द फॉरेस्ट एरिया. इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ कि फॉरेस्ट एरिया का क्लियरेंस हो गया, मतलब कि उसको काट दिया गया या हटा दिया गया. इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन आल्सो डिक्रीज द फॉरेस्ट एरिया. बिल्कुल, जितना ज़्यादा हम लोग इंडस्ट्री को लाया, जितना हम लोग शहरीकरण किए, उसके कारण भी फॉरेस्ट एरिया क्या हो गया, कम हो गया. दस द लैंड अंडर द फॉरेस्ट हैज़ इंक्रीज बाय ओनली 4%. इसीलिए जो लैंड है फॉरेस्ट के लिए वो इंक्रीज किया गया ओनली 4% सिंस 1960-61 में. क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो जगह था वो बिल्कुल इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए काम किया जाता था, फॉरेस्ट के लिए काम किया जा सकता था, और फॉरेस्ट को यहाँ पे काटना भी पड़ रहा था. इसलिए जो लैंड है ज़्यादा उसको इंक्रीज नहीं किया जा सकता है. तो इस प्रकार से जो है फॉरेस्ट जो लैंड है उसको ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर पाया गया 1960-61 में. ठीक है, चलिए उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर भी हम लोग डिस्कस करते हैं. अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ हैव द टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट लीड टू द मोर कंजप्शन ऑफ रिसोर्स. किस प्रकार से टेक्निकल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जो है वो रिसोर्स का सबसे ज़्यादा कंजप्शन किया है. चलिए इसको भी हम लोग समझते हैं. देखिए, टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है लीड टू द मोर कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज. बिल्कुल, जितना ज़्यादा हम लोग एडवांस हुए, जितना ज़्यादा हम लोगों के पास टेक्नोलॉजी आया, हमने रिसोर्स का भी और सबसे ज़्यादा यूज किया है. ऑन द अकाउंट ऑफ वेरियस फैक्टर सर्च एज, किस प्रकार से, तो देखिए यहाँ पे सारा पॉइंट को लिखा गया है, बता देते हैं. देखिए पहला पॉइंट क्या है, पहला है यहाँ पे टेक्निकल डेवलपमेंट प्रोवाइड सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट, मतलब थोड़ा सा इक्विपमेंट को ये लाया है. एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेज अल्टीमेटली लीडिंग टू द कंजप्शन ऑफ मोर रिसोर्सेज.
प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा रिसोर्स का यूज किया गया है, यहाँ पे ये लिखा गया है। टेक्निकल डेवलपमेंट आल्सो लीड टू द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट व्हेन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री राइजेज द नीड ऑफ द पीपल आल्सो राइजेज। जब इकोनॉमिक कंडीशन जो है राइज किया तो लोगों का जो डिमांड है वो भी राइज करने लगा। इट अगेन रिजल्ट इन द मोर कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज। आप यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, जिस प्रकार से हम लोग इंडस्ट्रियलाइज होते जा रहे हैं, जिस प्रकार से हमारे पास इंडस्ट्री आते जा रहा है, उस प्रकार से रिसोर्सेज का भी हम लोग सबसे ज़्यादा यूज करने लगते हैं। ठीक है। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट प्रोवाइड फेवरेबल इन्वायरमेंटल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अगर हम लोग इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था से रिलेटेड बातें किया जा रहा है, तो ये आपका लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता है कि नई नई टेक्नोलॉजी को लाना। इट हेल्प टू मेक द टू कन्वर्ट द वेरियस मटेरियल फाउंड अराउंड द अर्थ इनटू द रिसोर्सेज। इसका मतलब ये होता है जितने भी रिसोर्स हम लोग के आसपास है उसको हम लोग बिल्कुल यूजफुल रिसोर्स में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। फाइनली इट रिजल्ट इनटू द कंजप्शन ऑफ न्यू अवेलेबल रिसोर्स टू। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि हम लोग पुराने रिसोर्स से नए रिसोर्स बनाते हैं, मतलब जो भी हमारे पास रिसोर्स है, चाहे लैंड है, रिसोर्स फॉरेस्ट हो, जो भी चीज़ें हैं, हम उससे नई नई चीज़ों को बनाते हैं। तो डेफिनेटली इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि आप किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को एडवांस कर रहे हैं। ठीक है। और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट मतलब क्या, आप एग्रीकल्चर को किस प्रकार से डेवलप कर रहे हैं। तो हर चीज़ों में आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए रिसोर्स। तो आप जितना तरह से आप डेवलप होते जाएंगे उस तरह से आपको रिसोर्स को भी जो जरूरत है वो भी बढ़ते जाएगा। तो यहाँ साफ लिखा गया है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है ना। तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट और टेक्निकल डेवलपमेंट के कारण रिसोर्स का जो कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। ठीक है। चलिए और डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट जो क्वेश्चन है वो सॉल्व द पजल बाय द फ्लोइंग योर सर्च हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली टू फाइंड द हाइडन आंसर। इसमें कुछ आंसर छुपा हुआ है, आपको वो बताना है कि इसमें कौन सा होगा। जैसे आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है नेचुरल एंडोमेंट इन द फॉर्म ऑफ लैंड वाटर वेजिटेशन एंड मिनरल। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसको आंसर जो होगा नेचुरल एंडोमेंट इन द फॉर्म ऑफ लैंड वाटर वेजिटेशन, ये सब क्या है, ये सब हमारा रिसोर्स है। ठीक है। अगला है द टाइप्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। कौन सा टाइप है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का, तो वो बिल्कुल मिनरल है। सॉइल विद द हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, तो वो बिल्कुल ब्लैक सॉइल है। इंटेंसिवली रिच सॉइल ऑफ द मानसून क्लाइमेट, वो हमारा लिटराइट है। प्लांटेशन ऑफ ट्री ऑन द लार्ज स्केल टू चेक सॉइल इरोजन, वो हमारा एफोरेस्टेशन है। फिर उसके बाद है ग्रेट प्लांट ऑफ इन प्लेन ऑफ द इंडिया आर मेड ऑफ द दिस सॉइल। तो कौन से ग्रेट प्लेन जो है इंडिया का वो किस सॉइल से बनते हैं, तो एलोवेल सॉइल है, क्योंकि एलोवेल सॉइल भारत में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये सारा चीज़ें जो है कंप्लीट हो जाता है और ये हमारा वीडियो भी कंप्लीट हो जाता है। आप अच्छे से सारे क्वेश्चन को लिख लें और हमारा ये चैप्टर हमारा ये जो टॉपिक है वो भी खत्म हो जाता है। और हम लोग सभी चैप्टर को पढ़ने के बाद ही, सारा चैप्टर को समझाने के बाद ही मैंने क्वेश्चन आंसर को समझाया है। तो आप इस बातों को याद रखें कि क्वेश्चन आंसर को भी आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप हर क्वेश्चन आंसर को अच्छे से लिखें और सभी चीज़ को कंप्लीट करें। हमेशा पहले मैं चैप्टर को समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा, फिर मैं उस चैप्टर का रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर होगा उसको भी मैं डील करूँगा और कंप्लीट करूँगा। तो आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।